तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम पूरी वो भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जिससे ताकि सोसाइटी को कुछ लाभ मिल सके। हमारी पूरी वीडियोस को बनाने का मकसद भी यही होता है और हमारे सर का भी यही मकसद है कि अगर मेरी वजह से यहाँ तक कि सर ने अपना जो प्रोफेशन है यानी कि वकालत अपनी जो स्टार्ट करी थी वो भी इसी उद्देश्य से करी थी कि पैसा कमाना तो अलग होता है, सेकेंडरी काम है, लेकिन पहला काम है सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करना जो एक्चुअल में सोसाइटी खुद वो अपने लिए नहीं करना चाहती है। जन दृष्टि के संस्थापक डॉक्टर साहब कहलाने वाले और वकालत में अपने आप को अव्वल लाने वाले हमारे हरि प्रताप सिंह राठौर साहब, जो कि बहुत अच्छी और अहम भूमिका अदा कर रहे हैं हमारे बदायूं के स्तर पे केवल नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे। क्योंकि हमारी ये जो जनदृष्टि है, जैसा कि सर ने बताया, हमारी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रोग्राम, ये जो मिशन पे चल रहे हैं वो केवल सर का नहीं है, वो किसी केवल एक पर्सन का नहीं है, वो किसी मुसलमान या फिर किसी भी पार्टी का नहीं है, बल्कि वो सारे इश्यूज को लेकर बनाया गया है। और वो क्या है? वो है भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान। तो सर सबसे पहले मैं चाहता हूँ ऑडियंस को अपने बारे में, आपका नाम, क्वालिफिकेशन और सिलसिला जो आपका बदायूं से रहा या कहीं और से। मूल निवासी बदायूं का ही हूँ मैं। स्नातक तक की शिक्षा मैंने बदायूं में ही प्राप्त की है। उसके पश्चात मैं कानपुर चला गया तो कानपुर विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री और मास्टर डिग्री कानपुर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो आपने लॉ की डिग्री ही क्यों करी? क्या लॉ की डिग्री करने के लिए आप खुद प्रेरित थे अपने आप से या कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के प्रेशर के दबाव में आकर? नहीं, हमारे कोई फैमिली में सारे लोग शिक्षक रहे हैं तो कोई इस तरह की बैकग्राउंड नहीं थी। उसके पीछे कारण ये था कि अन्ना हजारे जी से प्रभावित होकर ये था कि उनका जैसा कुछ समाज के लिए किया जाए। अच्छा। और उसके लिए हम अगर किसी सरकारी सेवा में जाकर के हम वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए सबसे अच्छा हमें व्यवसाय ये लगा कि हम विधि व्यवसाय चुने। और इसके पीछे कारण ये भी रहा कि अगर आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास उसको हम पढ़ें तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अधिवक्ताओं की ही रही। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी अधिवक्ता थे। पंडित नेहरू भी अधिवक्ता थे, सरदार पटेल भी अधिवक्ता थे, अंबेडकर जी भी अधिवक्ता थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अधिवक्ता थे। तो उस समय जो नेतृत्व उस आंदोलन का किया और देश को आज़ादी के बाद जो नेतृत्व मिला तो उसमें बड़ी संख्या अधिवक्ताओं की बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये लगा देश और समाज के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करके हम अपने दायित्वों का कुछ ज़्यादा निर्वहन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए व्यवसाय चुना। कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो सोचते हैं अधिवक्ता तो बहुत सारे हैं, तो अगर हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार ना मिल पाए, कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। क्या आपको लगता है कि अधिवक्ता बनना कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अच्छा साबित होगा या वो सिर्फ पैसे के लिए आए यहाँ पर? ना, सिर्फ अगर ये उद्देश्य है पैसे के लिए है तब तो वो सफल नहीं होंगे, उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पवित्र उद्देश्य हमारा कोई व्यवसाय है तो व्यवसाय के प्रति समर्पण, बिल्कुल। और समर्पण के साथ हमें योग्यता भी आवश्यक है। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो व्यक्ति जो है, समाज योग्य व्यक्ति की खोज करता है। डॉक्टर है तो योग्य डॉक्टर के पास जाएगा, अधिवक्ता तो योग्य अधिवक्ता के पास जाएगा। और उस भीड़ में भी कुछ गिने चुने ही नाम हैं, बिल्कुल, जिन्हें सब जानते हैं। हाँ, बहुत बड़ी भीड़ है, उसमें गिने चुने नाम 5, 10, 15, 20, इससे अधिक नहीं। तो सर मैं पूछूं, आपने अधिवक्ता का रोल क्यों अदा किया? मतलब आपने क्यों फिर चुनाई अधिवक्ता होने का? कि कहीं ना कहीं आप चाहते थे सोसाइटी में कुछ अच्छा परिवर्तन नहीं, समाज के लिए कुछ करना। और दूसरा, अधिवक्ता के समाज के हर वर्ग के साथ हम जुड़ सकते हैं। हमारे पास अपनी समस्या लेके जो है श्रमिक भी आता है, कृषक भी आता है, एक महिला भी आती है, सर्विस क्लास का व्यक्ति भी आता है, व्यवसायी भी आता है, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं। तो हर क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति आते हैं और सबके बारे में पूरा जो है फिर जानकारी मिलती है, किसका जीवन स्तर क्या है, किसकी समस्याएं क्या। बिल्कुल। तो एक पूरे समाज का अध्ययन हमें समाज के बीच जाए बिना एक स्थान पर बैठ के पूरे समाज का एक चित्र जो है वो एक देखने को मिल जाता है आपको। तो सर जैसा कि आप जनदृष्टि के संस्थापक हैं और जनदृष्टि के अंदर ही आप बहुत ही बड़ा मुहिम चला रहे हैं जो अभी तक सफल ही हो चुका है, और इतना सफल हो चुका है कि सर आपने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। तो सर उसी के रिगार्डिंग हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते थे कि एक्चुअल में ये जनदृष्टि का उद्देश्य क्या था बेसिकली, और क्या वो आज भी उसी उद्देश्य पर कायम है? इसे हमने नाम दिया, जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अध्ययन नहीं किया व्यवस्था का तो व्यवस्था को कोसते हैं, संविधान पे उंगली उठाएंगे, तमाम कानून बने उन पे उंगली उठाएंगे। मेरा मानना ये है कि जो व्यवस्था बनी, हमारा संविधान है या उसके द्वारा जो कानून बने वो अपनी जगह ठीक है, उनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो रहा है, उनकी निगरानी नहीं हो रही। निगरानी का दायित्व मालिक का है, मालिक निगरानी करे। प्रशिक्षण और शिक्षा के अभाव में मालिक जो इस देश का नागरिक है वो निगरानी करने में समर्थ नहीं है।
तो जनता को जो उसके अधिकार हैं, जो जन उपयोगी कानून हैं, उनके प्रशिक्षण के कार्यक्रम हमने आरंभ किए। आरटीआई एक्ट से परिचित कराया, संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनसे परिचित कराया, जनहित गारंटी कानून से परिचित कराया। इसके साथ ही जितने जन उपयोगी पोर्टल हैं, जब से कंप्यूटराइजेशन हुआ उसके बाद से हर विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया, अपना जो है पोर्टल बनाया, शिकायत पोर्टल। भारत सरकार का पोर्टल माई ग्रीवांस पोर्टल है, राष्ट्रपति भवन का अलग है, राज्य में जन सुनवाई पोर्टल हर राज्य में है, लेकिन उसका ज्ञान ही नहीं नागरिकों, उसका प्रयोग हम कैसे करें। हम घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते। अभी प्रक्रिया क्या है कि घर से एक व्यक्ति शिकायत करने चलेगा, फिर यहाँ 10 बजे यहाँ आएगा, किसी अधिवक्ता के पास जाएगा, उससे अपना प्रार्थना पत्र लिखवाएगा, फिर अधिकारी के पास जाएगा, पता चला अधिकारी नहीं है, या बैठा है तो जनता से मिलना नहीं चाह रहा है, अन्य अधिकारियों के साथ गपशप कर रहा है। उसके लिए पोर्टल बने कि घर बैठे वो अपने मोबाइल से ही अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। अच्छा, लिखने की आवश्यकता नहीं, कॉल करें हेल्पलाइन नंबर पे और अपनी पूरी बात बता दे, शिकायत दर्ज हो गई। पढ़ा लिखा एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, इंटरनेट का हर व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, तो ऑनलाइन शिकायत कर सकता है जन सुनवाई पोर्टल पर, माई ग्रीवांस पोर्टल पे। और एक बहुत उपयोगी ऐप है भारत सरकार का उमंग ऐप से जितने भी विभागों के ऐप हैं, भारत सरकार के अन्य विभागों के और देश के अन्य राज्यों के, वो सारे ऐप उस ऐप से कनेक्ट हैं। अच्छा, तो अगर उमंग ऐप हमने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लिया, उमंग ऐप, हाँ, तो उसके द्वारा जितने हमारे राज्य के हर विभाग के जो भी जन उपयोगी ऐप हैं उन सबसे हम जुड़ गए। अच्छा, और ऑनलाइन हम अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब हुआ क्या, इतने ये ऐप निष्प्रभावी होने लगे, नागरिक इसका लाभ नहीं उठा रहा। हमारे देश के नागरिक इंटरनेट का बहुत प्रयोग कर रहे हैं, बहुत प्रयोग करते हैं, व्हाट्सएप पे सक्रिय हैं, फेसबुक पे सक्रिय हैं, ट्विटर पे सक्रिय हैं, लेकिन उसका एक 10वां हिस्सा अगर जनहित में लगा दे, सिर्फ 10वां हिस्सा। तो हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनको हम ये प्रशिक्षण के साथ बताते हैं कि उन्हें सप्ताह में एक जो है लोक हित के मुद्दे पे शिकायत करनी है ऑनलाइन, और हर सप्ताह एक आरटीआई डालनी है लोक हित के मुद्दे पे। क्या बात है। तो शिकायत, हम बस में जा रहे हैं, पता चला कि बस में सेवा ठीक नहीं, कंडक्टर सेवा ठीक नहीं दे रहा है, कोई असुविधा है, तो वहीं से हमने बैठे बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा दी। अच्छा, सड़क में गड्ढे हैं, उसका हमने एक फ़ोटो खींचा, वो फ़ोटो अटैच कर दिया, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी। हाँ, कहीं जो है सफाई नहीं हो रही, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, उसका फ़ोटो खींचा और वो कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय नहीं हुई, कोई अतिरिक्त हमें प्रयास नहीं करना पड़ा, और हमारी समस्या जो है वो बिल्कुल। इसके प्रशिक्षण के कार्यक्रम जन उपयोगी हेल्पलाइन, जन उपयोगी पोर्टल, जन उपयोगी कानून, ये जो है 2011 से निरंतर हर महीने एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम हम आयोजित करते हैं। क्या? अभी 2019-20 में हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण के कार्यक्रम किए, जिसमें पूरे प्रदेश से बाहर के लोग भी उसमें जुड़े। अच्छा, तो उसके अच्छे परिणाम निकल गया। क्या बात है। तो सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, जैसा कि आप मुझसे ज़्यादा उम्र में भी बड़े हैं और आपने बहुत तजुर्बे लिए होंगे मुझसे कहीं ज़्यादा, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जन दृष्टि को बनाने का आपका उद्देश्य क्यों हुआ? मतलब और भी बहुत सारी जन दृष्टि की तरह ही संस्थाएं चल रही हैं, जब वो थी तो आपको इसे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? असल में कार्य दो तरह से होता है। एक जो है व्यक्ति की पहचान उसकी किसी पद या संगठन के नाम से होती है, और एक पहचान होती है कार्य से। तमाम संगठन हैं, उनमें बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, और वो अपना परिचय भी देते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्र या प्रदेश के पदाधिकारी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े पद देते हैं। हाँ, बड़े बड़े अपने पद बताते हैं, और पता चला जनपद से बाहर कहीं जाते नहीं हैं। हमारा भी संगठन है, इसका एक राष्ट्रीय स्वरूप है, और हमारे संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं, सभी सहयोगी हैं। सभी सहयोगी, और जितने सहयोगी हैं सबका अपना एक लक्ष्य है कि माह में 4 आरटीआई डालनी और 4 शिकायतें दर्ज करानी। अच्छा, 4 शिकायतें, 4 आरटीआई। जो इस लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा वो संगठन का सहयोगी नहीं, मतलब हिस्सा ही नहीं है। हाँ, संगठन से जुड़ने की शर्त है कि हर सप्ताह एक आरटीआई और एक जनहित के मुद्दे पर शिकायत दर्ज करानी। अच्छा, आरटीआई निजी मुद्दे पर शिकायत नहीं करनी है, निजी किसी विषय को लेकर आरटीआई नहीं डालनी है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड, उस विषय पे जो जिससे समाज प्रभावित हो, जिस पे हम कार्य अगर करें तो समाज प्रभावित हो। अब एक विषय पे हमने काम शुरू किया, पूरी टीम ने हमारी, लगभग 150 से अधिक एक्टिविस्ट हैं हमारे साथ इस समय। तो विषय ये था कि अभी पंचायत चुनाव हुए, तो हमारा जो कुछ हमने विषय चुने उसमें एक पंचायत राज व्यवस्था भी 2011 से उसमें सम्मिलित है। अच्छा, पंचायत राज पंचायत राज नियमावली में एक अभिलेखों का है कि कौन कौन से अभिलेख होंगे गाँव में, तो उसमें एक हर गांव में परिवार रजिस्टर होना चाहिए। अच्छा,
परिवार रजिस्टर जब से गांव बना तब से जो है जितने नागरिक हैं, किसकी मृत्यु हो गई, हिस्ट्री तरीके किसका जन्म हुआ, किसका विवाह हो गया, कौन विवाह होके आया, या कौन चला गया माइग्रेशन हाँ में। वो पूरा उसमें रिकॉर्ड रहता है। अच्छा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख गांव का जन्म मृत्यु पंजीयन रजिस्टर, जन्म हुआ उस रजिस्टर में पंजीकरण हो गया, मृत्यु हुई उसमें पंजीकरण हो गया। तीसरा विवाह रजिस्टर, विवाह का पंजीकरण बड़ा कठिन है लेकिन गांव बड़ा से विवाह रजिस्टर है, विवाह होके आया वहाँ उसमें प्रविष्टि करा दी, विवाह का पंजीकरण हो गया। विकास कार्यों का रजिस्टर, जब से गांव बना किस वर्ष में क्या क्या विकास कार्य हुए ये होगा। इसी के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है संपत्ति रजिस्टर। अच्छा। गांव वाले जो हैं उनकी गांव में क्या क्या संपत्ति है। अच्छा। जैसे कृषि भूमि है तो उसकी अलग से खतौनी होती, राजस्व विभाग है अच्छा। उसमें विवरण है। और गांव में जो संपत्ति है, मकान है, दुकान है, प्लाट है, घेर है, इसकी संपत्ति का रजिस्टर हर गांव में हो। 47 से व्यवस्था इसकी है और गांव में ये थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जितना हम आगे शिक्षा बढ़ी, गांव में सारे अभिलेख, परिवार रजिस्टर, जन्म मृत्यु रजिस्टर, विवाह रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर, ये नष्ट हो गए, ध्वस्त होते चले गए, ये अभिलेख खत्म हो गए। जैसे अभी सरकार ने CA NRC की बात हुई, जी। अगर हर गांव में परिवार रजिस्टर होता इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। क्या बात है। वो बहुत बड़ा डाटा था गांव का, वो नष्ट हो गया। बहुत। जब वो नष्ट हो गया तो अलग से एक नई व्यवस्था आई, उससे तमाम समाज में आशंकाएं खड़ी हो गई, उसको लेके आंदोलन हुए, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती अगर वो होता पहले से। तो ये जब हमने विषय उठाए तो इसको लेके इस मोदी सरकार ने काम किया, मतलब विषय बदायूं से हमने उठाया, उस पर पूरे देश में काम हुआ और उसमें उन्होंने एक विषय लिया संपत्ति का, संपत्ति रजिस्टर का। क्योंकि गांव में तमाम विवाद पैदा होते हैं तो वो उस संपत्ति रजिस्टर पे उन्होंने पहले कुछ जनपद चुने, उनके कुछ गांव चुने वहाँ, और डिजिटल रजिस्टर बनाने का काम शुरू किया। अब इस समय वो पूरे देश में हर जिले में चल रहा है उसका बनाने का कार्य। तो एक बार उस डिजिटल संपत्ति रजिस्टर में उसका जो भी संपत्ति गांव में है जिस नागरिक की, वो उसमें दर्ज हो जाएगी, वो उसका स्वामी हो गया घोषित। उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम आ जाएंगे, कोई भविष्य में विवाद पैदा नहीं होंगे। बिल्कुल। तो उस पर एक जो विषय 2011 से निरंतर हमने उठाया और उस पर 2017 में भारत सरकार ने काम शुरू किया। आज 2021 में पूरे देश में उस पर काम चल रहा है। अब ये जब बन जाएगा तो हमें लगता है कि तमाम गांव में रहने वाले नागरिकों के तमाम विवाद समाप्त हो जाएंगे। वो जिस मकान में रह रहे हैं उनके पास अभिलेख है कि इसके हम मालिक हैं। उनकी अन्य कोई भूमि गाँव में है तो गैर कृषि भूमि, तो उसके वो मालिक हैं। उसके साथ उन्होंने एक और सुविधा दे दी कि उसके आधार पर उन्हें ऋण भी मिल सकता है। अच्छा। बैंक में वो संपत्ति बंधक हो जाएगी, भाई स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल गया है। तो उसमें से एक विषय पर, और हम मानते हैं ये हमारा ही विषय है क्योंकि जो विषय हमने उठाया वो देश में कहीं नहीं उठाया गया। बिल्कुल ठीक है। किसी राजनीतिक दल ने वो विषय नहीं उठाया, कभी संसद में वो विषय नहीं उठाया गया, कि ना किसी संगठन ने उठाया। 2011 से निरंतर हम उस विषय को उठा रहे हैं और उस पर भारत सरकार ने काम शुरू किया। एक विषय हमने उठाया, गाँव में ग्राम पंचायत है, आप करोड़ों रुपया दे रहे हैं, उसको खर्च करने वाला है नहीं, है तो वो प्रशिक्षित नहीं है। बिल्कुल ठीक है। गांव में गांव सभा का ये रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रहे, गांव सभा का दफ्तर नहीं है। तो उस पर इस सरकार ने काम शुरू किया कि हर गांव में गांव सभा के दफ्तर बनने शुरू हो गए। पंचायत सहायक की नियुक्तियों का काम चल रहा है कि वो परमानेंट वहाँ बैठेगा, गाँव वाले वहाँ अपने सारा अभिलेख होगा, उनकी नकल ले सकेंगे, अपनी समस्या बता सकेंगे। तो जो मुद्दे हमने उठाए उन पे तमाम मुद्दों पे भारत सरकार, राज्य सरकार ने कार्य किया है। ग्रेट, और ऐसा होना भी चाहिए। तो आप बहुत सारा इस तरीके से अपनी क्रियाकलाप करते चले जा रहे हैं लगातार निस्वार्थ भाव से, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि जन दृष्टि जो है हम लोगों ने इसलिए स्थापित करी थी, तो जन दृष्टि का जो बेसिकली मोटिव है सबसे बड़ा, वो भ्रष्टाचार को लेकर है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, इन पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि भ्रष्टाचार एक्चुअल में है क्या और ये किसके द्वारा फैल रहा है, कि कहीं ना कहीं सिर्फ देने वाला जिम्मेदार है या सिर्फ? भ्रष्टाचार की परिभाषा बड़ी व्यापक है। इस समय हम सीमित अर्थों में उसको लेते हैं कि सरकारी कार्यालयों में जो भ्रष्टाचार है उसे ही हम देखते हैं, वही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार में स्थिति ये हो गई कि आम नागरिक लिप्त हो गया। जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट कौन करता है? सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो नहीं करते हैं। दूध में मिलावट है, खाद्य पदार्थों में मिलावट है, सब्जियों में केमिकल का प्रयोग है, आम नागरिक करता है। तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार, तो ये भी भ्रष्टाचार है। तो इसीलिए हमने उसको नाम दिया व्यवस्था सुधार मिशन। अच्छा, अब इसको व्यवस्था जन दृष्टि और उसका जो लक्ष्य व्यवस्था सुधार मिशन है हमारा, वो हम व्यवस्था सुधार, जो व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको जो है पटरी पर कैसे आए, अच्छा, वो कार्य चल रहा है। उसके लिए प्रशिक्षण किया, नागरिकों को प्रशिक्षित नागरिक जो है वो व्यवस्था सुधार का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये जो सर आपने इतना बड़ा मुहिम चालू करा है, तो इस मुहिम में कितने लोग हैं आपके साथ में? नहीं, इसमें अब तक तो जब 2011 से शुरू हुआ है, जुड़ने वालों की संख्या हज़ारों में है,
लेकिन सक्रिय रूप से जो एक्टिविस्ट कार्य कर रहे हैं लक्ष्य प्राप्ति, तो वो 150 से 200 तक संख्या है वो जो सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो सर अगर जैसा कि आपका इतना अच्छा मिशन है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं इस तरीके से दिखा देता हूँ, सर की पैम्फलेट है और जो लिंक है मैं आप सभी लोगों को वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब वीडियो अपलोड होगी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि व्यवस्था सुधार मिशन आप चला रहे हैं, इसके अंदर में ही सबसे बड़ी जो चीज़ चल रही है वो चल रहा है भ्रष्टाचार को मिटाने का। तो ये कैसे मिटेगा भ्रष्टाचार, इसका आपके पास में क्या सॉल्यूशन होगा अगर मैं आपके पॉइंट ना, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हमें कोई शस्त्र नहीं उठाना उसके विरुद्ध, ना कोई हमें लड़ाई लड़नी है। उसके लिए हमारे संविधान ने हमें कुछ जो है शस्त्र दिए हैं जो कानून के रूप में है। उसमें एक सूचना का अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है इससे लड़ाई का, और उसी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जितने भी हमारे सहयोगी वो सब करते हैं। और उसमें जो हमने एक प्रयोग किया है वो ये किया है कि किसी एक विषय को हम उठाते हैं तो अकेले नहीं उठाते। अच्छा, उसी एक विषय को वो सारे एक्टिविस्ट उठाएंगे जितने भी आपकी संस्था। हाँ, अगर हम एक पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को तो एक पत्र नहीं जाएगा। अच्छा, वो 150 पत्र जाएंगे उस मुद्दे पर, एक ही विषय पर 150 पत्र जाएंगे। अब है क्या कि एक पत्र जिसपे 150 लोगों के हस्ताक्षर हैं, वो एक चला गया, पता नहीं कहाँ पड़ा रहेगा। अब 150 व्यक्ति ने अलग अलग पत्र भेजा। तो ये प्रयोग जो हमने आरंभ किया उसके अच्छे, उस 150 में क्या होता, अब एक ही विषय को लेके 150 पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे, पता चला उसमें 50 पे कार्रवाई हो गई। अब वो 50 पत्र अलग अलग अधिकारियों के पास पहुंच गए, तो उसका प्रभाव नीचे तक दिखाई देने लगता है। ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से सर ने एक ट्रिक लगा के, अपना दिमाग लगा के, क्योंकि सर का ये पैशन है कि ताकि सोसाइटी को कुछ दे सकें। तो क्या मैं मान सकता हूं कि आपने शुरुआत में वीडियो को बताया था कि आप मिस्टर अन्ना हजारे से इंस्पायर हैं, तो क्या मैं आपका कह सकता हूं कि वो आइडियल हैं जिनको लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं? ना, हमारे वो आदर्श हैं, और इसमें गांधी जी का जो मंत्र है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा, वो भी हमारी समाज का हिस्सा, हमारे ही लोग हैं, लेकिन वो भटक गए हैं। बिल्कुल, तो उन्हें सबको सन्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे। तो हमने एक कीर्तन का कार्यक्रम आरंभ किया था 2015 में कि एक भ्रष्ट विभाग को चिन्हित किया। 15 दिन पहले सूचना दी लिखित जिलाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव को कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है। अच्छा। और इस तिथि को हम कीर्तन करेंगे इस कार्यालय पर। कीर्तन का दिन तय था कि हर शनिवार को एक कीर्तन का कार्यक्रम रहता था। अच्छा। द्वितीय शनिवार को ट्रेनिंग का कार्यक्रम और शनिवार को भ्रष्टाचार के विरुद्ध कीर्तन का कार्यक्रम। तो ठीक 10 बजे हम पूरी टीम हमारी उस कार्यालय पर पहुंच गई। अच्छा। और वहाँ जाके हम सब लोग इसी कीर्तन का 1 घंटे वहीं खड़े होकर गाते थे इसको। अच्छा। उसका प्रभाव क्या होता था कि वहाँ कि किसी को हम गाली नहीं दे रहे हैं, किसी के खिलाफ मुर्दाबाद नहीं कर रहे हैं, किसी के खिलाफ हाय हाय नहीं बोल रहे, बल्कि हम वहाँ कीर्तन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं इनको सन्मति दे ईश्वर। उसका प्रभाव क्या होता था, वो सब बड़ा मुंह लटकाए बैठे रहते, उन्हें लगता है ये लोग हमें गाली दे रहे हैं, इन लोगों ने हमें बेईमान मान लिया है। और जिस विभाग पर हम कीर्तन करते थे वो विभाग उस दिन ठीक समय पे खुल जाता था, बड़ी साफ सफाई होती थी, सब समय से आ जाते थे। कीर्तन बादल के फटने जैसा होता था उन लोगों के लिए। और बदायूं के हर विभाग में हम कीर्तन, कोई ऐसा कार्यालय नहीं, जिलाधिकारी कार्यालय, विकास भवन में हर कार्यालय, सभी तहसील मुख्यालय, सभी BDO के कार्यालय और कमिश्नर बरेली के यहाँ भी 2 बार कीर्तन का कार्यक्रम मतलब हर जगह घुसना है तो कर चुके हैं। क्या बात है। तो उस कीर्तन से ज़्यादा अच्छा बदलाव देखा उसका ये हुआ कि भाई ये कीर्तन करने आ गए हैं, तो उस विभाग में अपने आप उनको आत्मग्लानि होती थी। मतलब इतना डर फैला दिया था आपने, मोहब्बत से इतना डर फैला दिया था एक कहीं ना और उस कीर्तन समाप्त होने के पश्चात फिर उनको एक पत्र प्राप्त कराते थे कि हमने आपके यहाँ कीर्तन क्यों किया। वो पत्र प्राप्त करा दिया। उसके पश्चात जब 1 साल हो गया कीर्तन किए हुए, तो हमने हर जहाँ किर्तन किए सब विभाग में RTI डाली। अच्छा। कि इस दिनांक को जो कीर्तन के पश्चात हमने आपको पत्र प्राप्त कराया था उस पर कार्यवाही से संबंधित अभिलेख उपलब्ध करावे। तो पता चला वो उसको रख के बैठ गए, तो उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया। उन्हें लगा ये अभी तक भूले नहीं हैं। तो गजब। तो उसके बड़े अच्छे बदायूं जनपद में क्या पूरे पड़ोसी जनपदों में भी उसका बड़ा अच्छा प्रभाव। बहुत बढ़िया सर, आप बहुत ही एक तरीके से स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सर हार्ड वे में काम कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट तरीके से सर आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका ये जो मिशन है और ये ज़रूर सफल होगा। और सफल होने में हम सब लोग आपके साथ हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार को मिटाना है। हम सभी लोगों को इकट्ठा एकजुट होकर जाना है। हम सभी लोगों को सर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है कि ताकि सर कहीं डिमोटिवेट ना हो जाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो लोग अभी भी पॉलिटिक्स में घुसे पड़े हैं, उन लोगों को आज तक जहर के अलावा कुछ मिला ही नहीं। तो ये अमृत की धारा उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी साबित होगी।
तो सर मैं एक चीज़ जानना चाहता था, जैसे कि अगर जैसे स्टूडेंट हो गए या आम जनता हो गई, अगर वो कोई कंप्लेंट या कोई वीडियो वगैरह आपको दे, तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है कि आप तक वो जो भ्रष्टाचार ले रहा है या दे रहा है, जो भी रिश्वत देना लेन देन, क्या आप तक पहुंच जाए? क्या ऐसा है कुछ प्रोसीजर? नहीं, उस पर हमने एक जो है हेल्पलाइन जारी की है। उसमें उस टीम में 5 हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उसमें, और उसका एक हमने पत्रक जारी किया जिसका आम जनता में अभी 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक एक जनजागरण अभियान चला। 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सूचना अधिकार दिवस होता है, तो उस दिन से 1 सप्ताह तक पूरे जनपद में उस पत्रक के वितरण का कार्यक्रम हमने चलाया, जिससे आम नागरिक तक वो नंबर पहुंच जाए और उनका वो लाभ उठा सके। बाकी जो इस तरह की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, वीडियो प्राप्त होते हैं, ऑडियो क्लिप प्राप्त होती हैं, तो उन्हें हम ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सब तरफ से चलाते हैं। हाँ, मतलब उनको जिम्मेदार व्यक्तियों तो जहाँ से कार्रवाई होनी है उन तक उसको पहुँचा देते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आप जिस तरीके से स्मार्ट तरीका। सर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रूर पूछेंगे कि सर अगर मैं आपको वीडियो देता हूँ, कोई भी अगर टीचर स्टूडेंट से ले रहा है, तो क्या आप उस स्टूडेंट की चीज़ों को दूसरे को दिखाएंगे या कहीं ना कहीं वो अज्ञात रहेंगे एक तरीके से? हम जो विषय उठाते हैं, कोई व्यक्ति जैसे किसी एक गांव में कोई समस्या है तो अकेले उस गांव का विषय नहीं उठाते हैं। अच्छा। हम उस पूरे ब्लॉक के सारे गांव को लेके फिर विषय उठाते हैं। अच्छा। कि एक तरह की 4 शिकायतें हैं तो हम मान के चलते हैं समस्या पूरे जनपद में है। ठीक है। किसी एक कॉलेज के एक छात्र के साथ कोई समस्या है तो फिर उसकी नहीं, वो अन्य विद्यालयों में भी वो समस्या होगी। अच्छा। उसको हम जो है पूरा एक कॉमन विषय बना के और उस छात्र का विषय नहीं उठाते हैं तभी। हाँ मतलब ना, पर्सनली किसी के विषय को उठाते ना ना व्यक्तिगत, उसको वो व्यक्तिगत समस्या हो सकती है उसकी, रिश्वत देना, हाँ रिश्वत हाँ लेना। ना वो नहीं, रिश्वत आदत बन गई, इस कॉलेज में ली जा रही रिश्वत या इसमें भी ली जा रही है, तो फिर हम सारे विद्यालयों को लेके उठाते हैं विषय कि विद्यालयों में ये समस्या पैदा हो गई। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं लाइट घर जाऊं, बत्ती घर, और बत्ती घर वाला वो बोले, क्या कहते हैं, अगर तुम्हें अपनी लाइट संभलवाना है तो मुझे कुछ पैसे दो, तो ऐसा कुछ है? या फिर आप ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या कहीं ना कहीं ये व्यक्तिगत हो गई? ना व्यक्तिगत नहीं हुई, ये हुई कि पूरे शहर वासियों के साथ ये समस्या है कि विद्युत विभाग के जो लाइनमैन हैं वो सही सेवा नहीं दे रहे हैं, समय पे फोन किया वो समय पे नहीं आए, और आ रहे हैं तो वो पैसे मांग रहे हैं। हाँ, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि वो जो है फिर जनरल इस पे सामान्य जो विभाग के उच्च अधिकारी वो सामान्य निर्देश जारी करते हैं। अच्छा, तो पूरे विभाग के लिए वो निर्देश जारी हो जाते हैं। तो क्या हम लोग जो भी वीडियो में देख रहे हैं, क्या ऐसा कोई घटना अगर हमारे साथ में घटित होती है तो क्या उस हेल्पलाइन के माध्यम से, जो नंबर आप हमें देंगे और जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसके माध्यम से क्या आप उन तक ये कार्रवाई कर सकते हैं? हाँ ना, ये मुद्दे हम उठाते हैं और तमाम मुद्दे हमें गोपनीय प्राप्त होते हैं। जैसे कुछ लोग चुपचाप हमारे ऑफिस में किवाड़ के नीचे से देते होंगे, हाँ, क्योंकि कागज दे जाते हैं कि किसी को पता ना चले। कभी कभी डाक के माध्यम से लिफाफे आते हैं, मोटे मोटे, खोल के देखते हैं उसमें क्या है, लिफाफे के अंदर लिफाफा, फिर अंदर कि कोई और ना पढ़े, और भेजने वाला अपना नाम पता नहीं लिखता है। बिल्कुल, इसीलिए नहीं लिखता है कि ताकि तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, तो इस तरह के प्रकरण हमारे पास आते हैं और कई कार्रवाई, बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई। अच्छा, ऐसे विषयों पर बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई है। अगर आप सब लोग जो देख रहे हैं, अगर आपके साथ में ऐसी कोई भी घटना होती है, अगर कुछ भी ऐसा देखते हैं करता हुआ या लेता हुआ, तो जो हेल्पलाइन नंबर आप सभी लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप उस नंबर को लीजिएगा और उस नंबर पर आप अप्रोच करिएगा। जो भी आपकी अगर समस्या हो तो एक बार ज़रूर उस पर अप्रोच करना। तो सर एट द एंड ऑफ द वीडियो का समापन कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो आपने बहुत कुछ हमें बताया, हमारी वीडियो ने, हम सभी ने आपके इन विचारों से बहुत कुछ सीखा। आपकी जो दृष्टि है आगे बढ़ रही है, इसके द्वारा हमें बहुत हेल्प भी मिलेगी। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो आप एज अ लॉयर के रूप में, एज अ सिटीजन्स के रूप में हमारी ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं कि जो उनके लिए बहुत ज़्यादा सिद्धकारी हो, लाभकारी हो, कहीं ना कहीं जनदृष्टि की मद्देनज़र रखते हुए? नहीं, जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि व्यवस्था को वो कोसने के बजाय व्यवस्था सुधार मिशन का हिस्सा बने। क्या कि व्यवस्था क्यों बिगड़ रही है। जी जी बिल्कुल। और जो इस तरह के जन उपयोगी अभियान चल रहे हैं उन अभियानों में सहयोगी बने, उसके जो कार्यक्रम उन पे सहयोगी बने, और नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनकी चर्चा बंद करें। कहीं कोई अच्छाई है, अच्छा कार्य हुआ है तो उसकी चर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित करें। बुराई की चर्चा ना करके अच्छाई की चर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित करें। तो उससे लगेगा कि समाज में ऐसा लगता बुराई बहुत है तो उससे लगता बुरे लोग बहुत हैं। ऐसा नहीं है, बुरे लोग बहुत कम है, बुराई बहुत कम है, लेकिन बुराई की चर्चा ज़्यादा, उससे लगता है कि बुराई का बहुमत है। समाज में अच्छे लोग ज़्यादा हैं, अच्छाई ज़्यादा है, अच्छाई का बहुमत है। कारण ये कि हम लोग अच्छाई की, अच्छे कार्यों की चर्चा नहीं करते। अगर हम लोग अच्छे कार्यों की, अच्छाई की चर्चा करने की प्रवृत्ति विकसित कर लें तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। जी बिल्कुल।
तो इसी के साथ में हम अलविदा कहते हैं आप सभी लोगों को और चलते हैं ये कहते हुए कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान।